Hello and welcome back on the new podcast on numerology by three तिलंगे, थ्री मस्केटियर्स। मस्केटियर्स को हिंदी में तिलंगे भी बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा तीन तिलंगे, मिस्टर मिलान, मिस अनुजा एंड मैं आशीष घाटे। इनके बारे में आप पिछले पॉडकास्ट में देख ही चुके हैं। मिलान मुंबई से हैं, एक प्राइवेट कंपनी में कंसल्टेंट है। मिस अनुजा न्यूमरोलॉजिस्ट और एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं। और मैं आशीष घाटे फ्रॉम महेश्वर, जो कि विश्व के पुरातन शहरों में से एक है। अर्लियर इट वाज नोन एज महेशमती, नाउ कॉल्ड महेश्वर। जहां पे हमने पिछले पॉडकास्ट में छोड़ा था उसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को जानना बहुत आवश्यक है कि न्यूमरोलॉजी है क्या, इसके चार पिलर्स क्या हैं, इसके चार स्तंभ क्या हैं। तो मिलन जी, आप क्यों नहीं बताते लोगों को कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या, कहाँ से आई है, इसके स्तंभ क्या हैं, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। जी जरूर आशीष जी। गुड इवनिंग। मैं बात करना चाहूंगा न्यूमरोलॉजी के चार पिलर्स के बारे में। अब हम सबको पता है कि डेट ऑफ बर्थ है और नंबर्स होते हैं, लेकिन बेसिक चार चीज जो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हम देखते हैं जब किसी की भी कंसल्टिंग करते हैं, किसी की भी रीडिंग करते हैं, वो चार पिलर्स पे बेस्ड है। पहला पिलर है हमारा डेट ऑफ बर्थ। हम जिस दिन पैदा होते हैं वो हमारे लाइफ के नंबर्स और हमारे दूसरे नंबर्स के कंपैटिबिलिटी को पता करने में हमारी हेल्प करता है। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है एकदम यूनिक होता है और हम उन उसके बेसिस पे न्यूमरोलॉजी का पूरा कैलकुलेशन करते हैं। ये एक ही पिलर है जिसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि इसी दिन पे हमने जन्म लिया है और ये चेंज नहीं हो सकता। और इसके बाद आता है दूसरा पिलर, जो हमारा नाम होता है, जो कि बचपन से हमारे साथ जुड़ा होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के साथ में कंपैटिबल है या नहीं। हमने कई बार देखा है कि नाम और डेट ऑफ बर्थ के नॉन कंपैटिबिलिटी के होने से या एंटी होने से आपकी लाइफ में उतना सक्सेस और ग्रोथ नहीं मिल पाता जितना चाहिए होता है। अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके फेवरेबल नंबर पर होता है तो लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ हर कदम पर आपके साथ होती है। तीसरा पिलर जो है वो है हमारे प्रोफेशन या करियर जो हम चूज करते हैं। अब क्योंकि हमने नहीं पता होता कि कौन सा करियर या प्रोफेशन हमारे नंबर्स के साथ कंपैटिबल है, हम वही प्रोफेशन या करियर चूज करते हैं जो हमें सामने अवेलेबल मिलता है। कई बार हमने ऐसा प्रोफेशन चूज करते हैं जहाँ पे हमारे नंबर्स के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता, और इसी वजह से हमारे प्रोफेशन या करियर में हमको उतना सक्सेस नहीं मिल पाता जितना हमारे नंबर्स के कंपैटिबल होने से हमारे करियर या प्रोफेशन में मिल सकता है। चौथा पिलर जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कि जो डिसीजन मेकिंग हम करते हैं लाइफ में, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसीजन हम फेस वैल्यू पर लेते हैं। हमारे सामने क्या सिचुएशन है और उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत टाइम हमको पता नहीं होता। रिसर्च के अनुसार लाइफ के डिसीजन जो हम लेते हैं वो 70 to 80% तक गलत लेते हैं। अब जिनको न्यूमरोलॉजी और नंबर्स का कोई ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा डिसीजन कब लेना चाहिए। जब आपको आपके फेवरेबल या अनफेवरेबल नंबर्स और पीरियड पता होंगे, तब आप सही डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ में। घर कब खरीदना है, प्रमोशन कब एक्सेप्ट करना है, बेबी कब प्लान करना है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प कर सकता है। तो आशीष जी, यही चार पिलर हैं, हमें तो सब पता है। तो ये चार पिलर के बेसिस पे ही पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। पूरी हिस्ट्री हम निकाल सकते हैं किसी की। इसमें आपको से, हाँ बोलिए। बोलिए। चलिए बोलिए बोलिए। मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि चार हाँ। पिलर के बाद अनुजा जी के पास आना चाहूंगा कि जी। इसमें से एक पिलर समझाइए कि रिलेशनशिप का बहुत महत्व है हमारी सफलता असफलता, कामनेस के लिए, हम जो एंजाइटी के लिए, हमारा रिलेशनशिप और नंबर कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के साथ। इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कैसे उसको, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या कैसे उसको ठीक किया जा सकता जी। आशीष जी, हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था, उसमें एक टॉपिक आया था गूगल वाले डॉक्टर्स का, कि लोग आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं और बन जाते हैं डॉक्टर और फिर प्रिडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं। उसी
के बारे में हमने सोचा था कि इस पॉडकास्ट में हम कुछ बताएंगे। उसी से रिलेटेड एक स्टोरी मैं लोगों के लिए लेके आई हूँ इस पॉडकास्ट में। रिलेशनशिप के बारे में, अगर नंबर्स के बारे में देखें तो इन आधे अधूरे डॉक्टर्स के पास बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा गूगल पे, जितना ढूंढेंगे उतना कम मिलेगा। तो ये क्या कर लेते हैं, 1 और 9 फ्रेंडली नंबर्स दिख गए चार्ट में, तो इनका सब अच्छा होगा, इनकी शादी अच्छी होगी, इनका बिजनेस अच्छा होगा, ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं और प्रिडिक्शन दे भी देते हैं लोगों को। और अपने नाम के आगे न्यूमरोलॉजिस्ट लिखा है तो लोग मान भी जाते हैं। हालांकि 1 और 9 नंबर फ्रेंडली नंबर्स हैं, ये बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। पार्टनर्स बनने में थोड़ा मुश्किल आती है दोनों की जिद्दी बिहेवियर की वजह से। दोनों नंबर का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों जिद्दी हैं। दोनों को अपनी मनवाने में मजा आता है, किसी और की सुनने में नहीं। तो जब ऐसे दो लोग पार्टनर बनेंगे तो क्या सही में सक्सेस होगा? ये लोग ये सोचते ही नहीं आगे जाके। या आंटी नंबर्स को ही ले लीजिए, 1 और 8 को लोगों ने इतना डरा के रखा है कि ये इनकी बन ही नहीं सकती। हालांकि हम न्यूमरोलॉजी के पास ना 8 वाले और 1 वाले सबसे ज्यादा आते हैं। आपने देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि 1 और 8 की नहीं बनती, दोनों जानी दुश्मन है, खानदानी दुश्मनी चल रही, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके लिए ना हम एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। 1 और 8 है क्या? एक सूर्य का नंबर और 8 शनि का नंबर। इनके रिलेशनशिप के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है पुराणों के आधार पर, मैं वही लोगों से शेयर करना चाहूंगी। शनि जी के बर्थ को लेकर ये स्टोरी है। सूर्य देव और उनकी वाइफ का नाम था संध्या। संध्या यानी हम सब जानते हैं शीतलता जिनका प्रतीक है। इनके बच्चे थे, एक यम और दूसरी यमुना। तो संध्या जी को उनके शीतल नेचर की वजह से सूर्य हमेशा बहुत तप्त फील होते थे। उनकी जो गर्मी थी वो सहन नहीं होती थी। लेकिन पतिव्रता औरत थी, देवी थी, वो कह नहीं पाती थी अपने पति को कि आपकी इस गर्मी की जो कठोरता है वो मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि मैं कठोर तप करूंगी और इसका सोल्यूशन लेके आऊंगी। तो एक वाइफ, चाहे वो देवी हो चाहे कोई भी हो, एक माँ एक वाइफ अपना घर ऐसे ही छोड़ के कहीं नहीं जाती, आधा काम करके कहीं नहीं जाती। तो उनको लगा मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर मैं किसके सहारे छोड़ के जाऊं? मैं तब करने जाऊंगी तो एक दिन में तो लौट के आऊंगी नहीं। तो उसका सोल्यूशन क्या निकले? तो उन्होंने अपनी शैडो जो थी, छाया जो थी, उसको अपनी जगह पे छोड़ के वो चली गई, जिनको छाया देवी के नाम से जाया जाता। अब वो शैडो थी तो हुबहू इनके जैसी लगती थी। तो ना बच्चों को, ना सूर्य देव को, ना किसी को पता चला कि ये संध्या की रिप्लेसमेंट है, शैडो है, छाया है, ये संध्या जी नहीं है। तो संध्या जी तो अपना तप करने चली गई, इसका सोल्यूशन लेने चली गई कि मेरे और मेरे पति के बीच का जो ये फर्क है, जो वो कम कैसे किया जाए, इसकी तत्वता कैसे कम महसूस हो ताकि हमारा रिलेशन अच्छा बना रहे। और इधर छाया जी अपना पूरा हाउस होल्ड उन्होंने, दोनों बच्चों को भी प्यार से संभाला, सूर्यदेव की भी सेवा की। जो भी काम संध्या जी करती थी वो सारे काम इन्होंने बहुत मन लगाकर, बहुत श्रद्धा से किए। अब जब बहुत सालों बाद संध्या जी वापस आई तब करने के बाद, तो उन्होंने देखा कि छाया प्रेग्नेंट है। तो अब वाइफ है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, भले वो अपनी शैडो है। तो उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया सूर्यदेव के सामने और फिर जाके सारी हकीकत बता दी। तो फिर किसी को नहीं पता था कि ये छाया है और संध्या की शैडो है। तो उन्होंने सूर्यदेव को बता दिया कि ये तो छाया है, ये आपकी पत्नी नहीं है। तो उस टाइम पे सूर्यदेव को ये अपने साथ किया हुआ छल लगा। तो उन्होंने उसी टाइम छाया को, जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उनको अपनी लाइफ से और अपने लोक से निष्कासित कर दिया कि इन्हें मैं नहीं अपनाऊंगा। अब बेचारी छाया, जिसका जन्म ही इस सूर्यलोक में हुआ था संध्या की शाड़ों से, उन्होंने लगा मेरे साथ जो हुआ वो तो फिर भी मैं सहन कर लेती, लेकिन मेरा जो आने वाला बच्चा है, बालक है, उसकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है? तो उन्होंने शिव जी की तपस्या तपस्या शुरू की। और जो कठोर तपस्या उन्होंने की, उसका जो प्रभाव था उनके गर्भ में, उनके बच्चे के अंश में भी उतरा, जिसकी वजह से शनि इतने ताकतवर बने हैं, आगे चल के कर्म फलदाता भी बने हैं। जब शनि पैदा हुए तो ये सारे पुण्य फल के साथ पैदा हुए। तो छाया उनको लेके वापस सूर्यलोक में गई। पिता पुत्र की भेंट करवाना भी जरूरी था। लेकिन सूर्यदेव अपने ही गुस्से में थे कि मेरे साथ छल हुआ है, मैं देवता हूँ, फिर भी मेरे साथ झूठ बोलने का, छल करने का किसी ने साहस किया है। और शनि के क्रोध को हम अच्छे से जानते हैं, बालक थे तब तो उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भी स्टार्ट नहीं करी थी। जब उन्होंने देखा कि सूर्यदेव मेरी माँ का और मेरा इंसल्ट कर रहा है, तो उन्होंने सबसे पहली अपनी जो वक्र दृष्टि के लिए वो कहा जाने जाते हैं, वो अपने पिता पे डाली थी। अब सूर्य पे जब वक्र दृष्टि पड़ी तो सूर्य का प्रकाशहीन बन गए।
अब ऐसा प्रकाशहीन सूर्य धरती को कैसे जगाएगा? बिना सूरज के तो धरती चल नहीं सकती। तो इसीलिए सारे देवता उनसे प्रार्थना करने लगे कि भाई ऐसा नहीं करो, बिना सूरज के कैसे चलेगा, वो आपके पिता है। लेकिन शनि का क्रोध तो शनि का क्रोध था। तब शिव जी ने इन दोनों का झगड़ा सॉल्व करवाया था। इसीलिए शिव जी को शनि ने गुरु माना है अपनी जिंदगी में। इसीलिए शनि के उपाय करने के लिए हम शिव जी के रेमेडीज देते हैं। तो शिव जी ने जब उन्हें शांत किया, तब सूर्य देव को भी सच्चाई बताई कि इसमें छाया की या शनि की कोई गलती नहीं है। ये सारा प्लानिंग संध्या का था, जो अननोन इनोसेंस में हो गया। उसने तो अपना घर अकेला ना छोड़ने के लिए, गलती किसी की नहीं थी, गलती हालात की थी। सबने अपनी अपनी एंगल से ये स्टोरी को देख लिया। तब सूर्य देव का गुस्सा शांत हुआ, उन्होंने शनि को अपने बेटे के रूप में अपनाया। और उसके बाद सूर्य ने अपने पिता की बहुत सेवा करी है। अब अगर ये दो एंटी है, तो ये सेवा कैसे कर सकते हैं? ये रिलेशन कोई नहीं देखता। हमने टेबल चार्ट में गूगल पे देख लिया, एक नंबर के सामने एनिमी नंबर में 8 आता है और 8 के सामने एनिमी नंबर में 1 आता है, तो इन दोनों की कभी नहीं बनती। लेकिन ये पिता पुत्र का संबंध है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करोगे, आप मेहनत करोगे, आप गलत रास्ते पे नहीं चलोगे। शनि कर्म फलदाता है, उन्होंने अपने पिता की भी गलत हरकत पे उनको सजा दी थी। कहा जाता है उन्होंने, हनुमान जी जिन्होंने उनको कैद से छुड़ाया है, उन्हें भी एक दिन के लिए वक्र दृष्टि के अंदर रखा था। सिर्फ यही बताने के लिए कि चाहे आप जो हो। उन्होंने जो रामायण में युद्ध हुआ था रावण और राम के बीच में, उसमें एक छोटी सी चीटिंग करी थी, जिसकी वजह से रावण के जो बेटे थे उनकी मृत्यु हो सकी थी उस दिन। नहीं तो लक्ष्मण जी को मूर्छित तो उन्होंने किया था ही। मेघनाथ कितने पावरफुल थे, ये रामायण सभी जानते हैं। तो वो एक छोटी सी भूल के लिए भी शनि ने हनुमान जी को एक दिन की वक्र दृष्टि में रखा था। पर हनुमान जी का पुण्य कर्म इतना अच्छा था कि वो एक दिन भी उनके लिए पावन बन गया था, वो और प्रभावशाली बन गए थे। यानी शनि कर्म फल दाता है। अगर आप अच्छे काम करोगे और उस टाइम आपका शनि का टाइम चल रहा है, तो डबल फल मिलेगा, अच्छा वाला। लेकिन आपकी गलती अगर आप करोगे, तो वो दुगना बुरा फल भी देके जाएगी। तो ये 1 और 8 के रिलेशनशिप पे भी लागू होता है। यानी सिर्फ चार्ट देखकर कि ये नंबर है तो ये नंबर पे ऐसा असर करेगा, ये फ्रेंडली नंबर है तो जिंदगी भर इनमें मतलब ऐसी दोस्ती रहेगी कि कोई नहीं तोड़ सकता वाला नहीं होता। इसके लिए आपको पूरा ग्रेड सर्च करना पड़ता है। उनके प्रोफेशंस तो एंटी नहीं है, ये देखना पड़ता है। उनको आपस में आप किस चीज के लिए मिला रहे हो, शादी के लिए मिला रहे हो ये देखना पड़ेगा, या बिजनेस के लिए मिला रहे हो, अलग अलग चीजें हैं। शादी में 24 घंटे आपको एक दूसरे के साथ रहना है, आपका नेचर मैच करना है। बिजनेस में आप प्रोफेशनली डील करते हो एक दूसरे के साथ। तो ये एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट ही कर सकता है। गूगल वाला आधा डॉक्टर आपको आधी अधूरी जानकारी देगा और फायदे की जगह नुकसान ही करवाएगा। तो न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का जो ये रिलेशनशिप है, ये आपको डिटेल जो स्टडी है उन्हीं से आएगा। सिर्फ ऊपरी ऊपरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पोस्ट में देखते हैं, रील्स में देखते हैं कि एक नंबर जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज का होता है, तो इस हिसाब से तो हमारे पीएम जो है उनका नंबर 1 होना चाहिए था, जो है नहीं। एक ही लीडर होना चाहिए ना, बाकी तो लीडर हो ही नहीं सकते। अगर यही कैरेक्टरिस्टिक हम पकड़ के चलेंगे, 2 नंबर जो मून का है वो क्रिएटिव होना चाहिए, तो मतलब जितने आर्टिस्ट सिंगर डांसर बनेंगे वो 2 नंबर से आएंगे। 3 नंबर गुरु का होना चाहिए, तो सारे टीचर्स का नंबर 3 होना चाहिए। मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ, मेरा भाई 3 नंबर नहीं है, हालांकि मेरे ग्रेड में एक ही बार मुश्किल से 3 नंबर आता है। तो हर एक नंबर का अपना रिलेशनशिप, अपने कैरेक्टरिस्टिक वो पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से आता है। जो एक पक्का जानकार स्टडी किया हुआ न्यूमरोलॉजिस्ट ही आपको ढूंढ के दे सकता है। आप कहीं से भी 1-2 क्लास किए हुए, गूगल से पढ़े हुए न्यूमरोलॉजिस्ट से ये जानकारी नहीं ले सकते। जिसकी वजह से आपके जिंदगी के आसान आसान भी सवालों के जवाब जो होंगे ना, ये इंसान या ये बंदा ऐसा मुश्किल करके रख देगा। इसके लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और न्यूमरोलॉजी को डिटेल में पढ़िए, डिटेल में जानिए, आपको बहुत फायदा होगा। और इस पे जस्ट एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अ, जैसे आपने बताया ना कि नंबर का रिलेशनशिप समझने का भी एक तरीका होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है हर नंबर का, जो दूसरे से कैसा कंपैटिबल जी। होता है नहीं होता है वो देखना पड़ता है। दूसरी बात ये भी है सिंपल जी। टर्म्स में, कंपैटिबिलिटी अगर किसी को नहीं भी पता हो, लेकिन 1 से लेके 9 नंबर है, हम्म। वो नंबर हमारी लाइफ में होने ही वाला है। जी।
उसको आप ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 8 नंबर मेरा मेरा फेवर नहीं है तो मैं 8 नंबर के दिन पे कुछ नहीं करूँ। ऐसा अगर सोच के अगर आप बैठोगे तो फिर आपकी लाइफ कैसे नहीं चलेगी। साल भर सोना पड़ेगा चादर लेके बिना हिले डुले। हाँ, पूरे साल मैं शनि का ही साल चल रहा है। मैं जी। एक उदाहरण देना चाहूंगा। सुंदर पिचाई, हु इज द हम्म। सीईओ ऑफ गूगल, हम्म। सबको पता है न्यूमरोलॉजी में कि उसका जन्म दिनांक 10 जून 1972, 10 जून 1972। हम्म। जी। उसका कॉम्बिनेशन 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, ड्राइवर जी। कंडक्टर कॉम्बिनेशन। बट ही इज सो डिसिप्लिन्ड, क्योंकि शनि जैसा आपने बताया न्याय के देवता हैं, तो ही इज सो डिसिप्लिन्ड कि उसने जो काम किया उसमें उसको सफलता मिलती चली गई। उसने कभी जी। भी सूर्य को नाराज नहीं किया, ऐसा गलत काम हुआ नहीं ना। ना अपने व्यवहार से शनि को नाराज किया, ना सूर्य को नाराज किया, तो उसको बेनिफिट मिला। तो अगर हम अपना जीवन अच्छी तरीके से बिताएं, अपने नंबर के तरीके अपने से कर्म चलाएं। सही रखे। और जो आपने स्टोरी सुनाई अनुजा जी, मजा आ गया उसको सुन के। मैं बताऊं, महेश्वर एक शिव जी का स्थान है, और यहाँ पे एक टेम्पल है जहां पर एक मूर्ति है जिसमें कि सूर्य रथ पे सवार हैं, उनके साथ एक तरफ संध्या और एक तरफ छाया भी है। और जी। कभी आप आएंगे यहाँ पे तो मैं आपको वो उसके दर्शन कराऊंगा। बिल्कुल खैर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी में। जैसे कि अपना कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, ड्राइवर कंडक्टर, मूलांक भाग्यांक इंपॉर्टेंट तो है ही है? कई बार हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को पुलिस लाइन में जाना चाहिए था, है, वो कुछ और काम कर रहा है। जैसा कि मिलन जी बोले कि 75% लोग वो गलत प्रोफेशन में चले जाते हैं। तो उसका एक ही रीजन है कि उस पर उसके ऊपर गुरु का प्रभाव नहीं है। 3 नंबर अगर नहीं देता है तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि वो गलत प्रोफेशन में चले जाते हैं। मेरे को याद है, अगर आप गूगल करेंगे, बहुत समय पुरानी बात है, एटलीस्ट 15-20 ईयर्स बैक, यूपी में या बिहार में कोई एसपी था। एसपी मतलब होना चाहिए उसके पास 1 नंबर और 9 नंबर होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता था, कृष्ण की भक्ति में उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया। तो ऑब्वियसली उसके डेट ऑफ बर्थ में, उसके नंबर्स में 7 और 3 इसका प्रभाव ज्यादा रहा होगा। गलत प्रोफेशन में चले जाते तो बड़ी तकलीफ होती है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि नंबर्स आपको वो कार्य करने भी नहीं देते जिसके लिए आप बने नहीं हो। दे जी। पुश यू इन द राइट डायरेक्शन। आपको हल्का सा वो इंडिकेशंस देते हैं। अगर आप इंडिकेशंस समझ लें तो आप सही प्रोफेशन में जाएंगे और हैप्पीनेस आएगी। हैप्पीनेस का रीजन क्या है? हैप्पीनेस का रीजन है कि आपको एक्कोलेट मिल रहा है, लोगों से तारीफ मिल रही है, सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, पैसा मिल रहा है। पैसा नॉट ऑलवेज गिव्स द सेटिस्फैक्शन, लेकिन अगर ये सब चीजें होती हैं तो आप हैप्पी रहेंगे, फुलफिल्ड रहेंगे। और न्यूमरोलॉजी एक रास्ता बता देता है, मुझको ऐसा लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसा आप बोले कि गुड टाइम बैड टाइम, न्यूमरोलॉजी गिव्स यू सजेशंस फॉर द गुड टाइम एंड विटामिन फॉर द बैड टाइम। अगर बैड टाइम के लिए आप विटामिन खाएंगे या दवाई खाएंगे तो तकलीफ आएगी। हिंदी में एक बढ़िया अच्छा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अगर हम अच्छे समय में विटामिन लेते रहेंगे तो मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। न्यूमरोलॉजी वो आपको बिल्कुल बताता है 100%। कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे कर सकते हैं अपन। और जो मूलांक और भाग्यांक है, हेड नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, जिसको हम ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, अगर उसको थोड़ा सा, आम आदमी तो नहीं समझ सकता है ऑब्वियसली, अगर वो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले, 20, 22, 25, 24 साल का व्यक्ति जब प्रोफेशन चूज करने से पहले या 18, 20 साल में अपना लाइन फाइनल करने से पहले अगर वो मिल ले, बात कर ले, तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाए। इट हेल्प्स अ लॉट कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब अगर आप देखो कि जिसका मूलांक ड्राइवर नंबर या मूलांक 2 है, और आप उससे कहो कि तू तो रेस्टोरेंट खोल ले, होटल चला, तो नहीं चलेगी। उसका तो पानी से जुड़ा हुआ है, चंद्र से जुड़ा हुआ है, तो उससे अगर प्रोफेशन में पानी के साथ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि नहीं रहे हैं? अगर किसी का मूलांक 3 है और आप उससे कहो कि तू मीडिया में चला जा, तो भी तकलीफ हो जाएगी उसको बहुत ज्यादा।
अगर मूलांक 3 है, शिक्षा के क्षेत्र में जाए, लर्निंग में जाए, 7 वाला रिसर्च में जाए, तो ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा। ये लोगों को अभी, चूंकि न्यूरोलॉजी काफी नेसेंट स्टेज में है इंडिया में, धीरे 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 इसका प्रभाव बढ़ेगा। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी कि देयर आर सी सी चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल। और आप और हम, मेरा तो मानना ये है कि आप और हम जैसे लोग बैठे हैं, जो लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है न्यूरो। जी बिल्कुल। और जैसे आपने बताया जो मूलांक भाग्यांक के बारे में, एक थोड़ा सा उसके ऊपर भी बोलना चाहूंगा। जैसे कि बहुत लोगों को नहीं पता है, वो उनके बेनिफिट के लिए ये है कि जो आपका मूलांक है, जो आपका ड्राइवर नंबर है, वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा बताता है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपका बिहेवियर कैसा होगा, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करके चलता है। कि अगर आप 1 नंबर हो तो आप थोड़ा सा, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होगी, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ईगो भी होगा, थोड़ा सा आपको कंट्रोल पसंद होगा, ये सब चीजें होंगी। बट वहीं अगर 1 नंबर आपका भाग्यांक होता है, जो आपके ट्रेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल होता है, वहां पे आपका वो जो भाग्यांक आता है, वो आपके करियर और आपके लाइफ का जो पाथ चूज करना है, इसको लाइफ पाथ नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपका लाइफ पाथ चूज करने में आपकी मदद करता है। तो वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो शायद लोगों को ना पता हो। तो ये बताना चाहता था कि आपका जो मूलांक ड्राइवर है वो आपका बिहेवियर, पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, और जो आपका भाग्यांक है वो आपका लाइफ पाथ, आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके लाइफ में आगे आप क्या कर सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, बहुत सी चीजें डिटेलिंग लोगों को वो आसानी से समझ में नहीं आती। जैसे 4 जो नंबर है राहु का, उसे कभी ज्यादा लॉयल नहीं समझते लोग। है ये भी उसका 4 नंबर, कैरेक्टरिस्टिक चार वैसा। नंबर सुन लेकिन लेते हैं तो भाग जाते हैं। बस, लेकिन अगर ये 4 2 2 से आएगा ना 22 तारीख से, तो उसके जैसा लॉयल इंसान आपको नहीं मिलेगा। तो ये हम्म, डिटेलिंग सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट निकाल सकता है। कोई भी सिर्फ 2 किताबें पढ़ के, 4 पन्ने पढ़ के आपके पास आके ये चीज आपको नहीं बताएगा। वो सिर्फ ये बोलेगा 4 नंबर है, राहु है, ये लॉयल नहीं है भाई, इसे शादी मत करो। वो बेचारा 22 नंबर लेके बैठा है, उससे ज्यादा लॉयल हस्बैंड या वाइफ आपको मिलेगा नहीं। आपने पूरे उसका मतलब लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है एक तरह से। अच्छी बीवी मिलने वाली थी, भाग गई उसकी। अनुजा जी, आपने शादी का, मैरिज का टॉपिक उठाया है। मेरे को इतना अच्छा और साइंटिफिक लगता है ये कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर्स व्हेन वी आर मैरिंग। मतलब दो लोगों की कंपैटिबिलिटी इतना परफेक्टली न्यूमरोलॉजी आपको बिठा देता है कि देखो, हर कोई परफेक्ट नहीं है। मेरे में कुछ खामियां हैं, खूबियां हैं, आप में कुछ खामियां हैं, खूबियां हैं। लेकिन तो पजल के पीसेस अगर परफेक्टली एक दूसरे के साथ बैठ जाए, तो वो हैप्पीली मैरिड हो जाएंगे। इसका मतलब कोई सही और कोई गलत नहीं होता। दो सही लोग एक साथ होना जरूरी होता है, जो अब दो जैसे लोग आपने एक दूसरे के अभी साथ एग्जांपल बैठ आपने सके। दिया, जैसे कि 1 और 8 नंबर, जो एंटी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, जी। अभी कितने ही बार हमारे पास लोग आते हैं 1 और 8 नंबर कंपेटेबिलिटी के साथ, जी। जहाँ पे उनकी शादी हो चुकी है, जहाँ पे उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। यस। तो क्या है ना कि नंबर्स के हिसाब से आपका जो कंपैटिबिलिटी वो तो होता ही है, लेकिन एज अ कपल, एज अ पार्टनरशिप, आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि आपका पार्टनर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है और आप कितना उसके साथ में घुल मिल के रह सकते हैं। जी। मतलब पार्टनर्स के बीच में एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है कि आप जी। एक दूसरे के साथ, कंपैटिबिलिटी तो है ही है, बट बाकी हम्म। चीजें भी, इमोशंस भी शेयर करें, लाइफ का चीजें शेयर करें, उस हिसाब से ही लाइफ आगे चलती है। एक एग्जाम्पल हो सकता है, वाइफ को अगर घर पे बैठना पसंद है आराम से, हम्म। हम्म। कंफर्ट लाइफ जोन पसंद है, और हस्बैंड मिल गया ट्रेकिंग करने वाला, हम्म। एडवेंचरस, तो ये कंपेटिबिलिटी सही बैठेगी नहीं। एक को बाहर घूमना पसंद आएगा, एक को घर पे, तो उनमें हमेशा प्रॉब्लम होगी, वेकेशंस को लेकर, घूमने को लेकर, साथ देने को लेकर। लेकिन दोनों अगर सेम नेचर के, जिनकी हॉबीज मैच करे, जो एक दूसरे के लिए पूरक हो, मेरी हम्म। खामियां तुम भर के निकालो, तुम्हारी खामियां मैं भर के निकालू वाले पूरक होंगे, तो क्या बात होगी फिर एग्जैक्टली, लाइफ में। कंपेटेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी यही है कि जो मेरे में नहीं है वो मुझको अपनी पत्नी से प्राप्त हो रहा बस है, और जो मेरी पत्नी के पास नहीं है मैं उसको दे रहा हूँ। दिस इज द कंपेटेबिलिटी इन रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। और ये इतना लॉजिक ढूंढ साइंटिफिक है देता है। ये, इतना साइंटिफिक है। मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि आपके पास पैसा नहीं जुड़ेगा, आप सारा पैसा अपनी पत्नी को दीजिए, आप देखेंगे वो घर की लक्ष्मी है, आपकी समृद्धि बढ़ेगी।
या आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पे लीजिए, क्योंकि उसके नंबर में शनि का आशीर्वाद है, उसके ग्रिड में 8 है, सारी तो महिलाएं आप आपकी बहुत फैन बन पैसा जाएंगी इसके बाद। महि, अपने महि, हस्बैंड को पकड़ पकड़ के पॉडकास्ट दिखाएंगे आशीष जी लेकिन कि हमको पूरी महिलाएं नहीं, फैन सैलरी बन मिलनी बात वो जाएंगी, चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो अभी आशीष जी बोल रहे हैं ना, ये उसमें सजेशन सच्चाई देने है। के बाद ना लोग सोचते हैं कि अरे मैं ऐसा क्यों करूं, ये भी सोचते हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ एक समय के बाद तो एक ही हो जाते हैं, उनकी कंपेटेबिलिटी भी है, तो अगर मिल के काम करेंगे तो एक 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 1+1 11 होंगे, ना कि 1+1 2 होंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी मिलन जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जी कंपेटेबिलिटी और फ्रीक्वेंसीज ऑफ नंबर्स वो कैसे नापते हैं? नेम बैलेंसिंग जिसे बोलते हैं, इट्स हम्म वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। आप भी बताया कि एक वन हम्म वन ऑफ द पिलर ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो ये इस पे थोड़ा बताइए कि जी इसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, और इसका बेनिफिट क्या है? जी जरूर। मैं तो पिलर का तो पार्ट है ही है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो नेम बैलेंस न्यूमरोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नाम के जो नंबर्स हैं उनकी भी एक एनर्जी होती है जो सही होने से बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि नाम के इंसान से पर्सनैलिटी, कर्मा और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है। नाम के नंबर्स का बैलेंस ये निश्चित करता है कि एक इंसान के जीवन में स्टेबिलिटी, सक्सेस, और नाम के नंबर्स का बैलेंस बनाने से इंसान के जीवन में एक्साइटमेंट भी आता है, बैलेंस भी आता है। तो इस सब चीजों से सक्सेस और प्रोस्पेरिटी बढ़ती है और उसको हासिल करने में हेल्प भी होती है। अब कितनी बार हमने देखा हुआ है, जैसे कि पर्सनल कंसल्टेशंस के टाइम पे, कि आपके चार्ट में सब नंबर्स बराबर चल रहे हैं, आपका लाइफ एकदम चल रहा है अच्छा, लेकिन आपको वो सक्सेस, वो ग्रोथ नहीं मिल पाता क्योंकि आपका नाम सही नंबर पे बैलेंस नहीं। तो वही चीज होती है कि जब हमको नाम दिया जाता है बचपन में, तो उसमें क्या होता है कि जिसने भी हमारे माता पिता या हमारे जो भी एल्डर्स जो हमको नाम देते हैं बचपन में, वो नाम देते हैं उस टाइम पे उनको जो अल्फाबेट आता है। जैसे कि अभी अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जाओगे तो कहीं अल्फाबेट आता है, कहीं पे कोई नाम का स्टार्टिंग वर्ड आता है उससे आपको दिया जाता है, या कोई कोई मदर फादर कॉम्बिनेशन से लेके कुछ कर देता है। तो वो ये नहीं तभी सोचते हैं कि ये नाम सही से बैलेंस होगा कि नहीं, क्योंकि नाम जो है वो नाम कैसे लिखा जाता है उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज होती है। तो नेम बैलेंसिंग के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि इंसान के नाम में जो अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स के हिसाब से कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, और ये बैलेंस नाम के सही वाइब्रेशन और एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है, ताकि अगर आपका नाम कहीं लेवल पे बैलेंस नहीं है या सही नंबर पे नहीं आ रहा है, तो ये नाम बैलेंस करने से इंसान की लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती है, और जो भी आपका गोल्स है, जो भी आपके एम्बिशंस है, वो आपको हासिल करने में हेल्प होती है। और क्या है ना, नेम बैलेंसिंग न्यूमरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि कितनी बार हमने देखा है कि एक छोटा सा नेम बैलेंस करने से इंसान का सक्सेस हफ्तों में चेंज होता है। तो यही उसका मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो नेम है, अगर आपके सही नंबर बैलेंस नहीं चल रहा है तो उस पे हम लोग को करना पड़ता है, डिपेंडिंग कि क्या उनका चार्ट है, क्या नंबर है। कई बार हमने देखा है कि लोगों का एक निक नेम भी होता है, हम्म जैसे पिंकू, रिंकू एंड मनीष, अनन्या, वॉट। तो क्या दोनों नाम को बैलेंस करना है? तो वो नाम बैलेंस का जितना ज्यादा नाम जहाँ पे लिया जाता है उसके डिपेंडेंट रहता है। तो जैसे कि होता है कि अगर आपको ऑफिस में आपको आशीष बुला रहे हैं, घर पर आपका नाम आशु है, तो आशु का भी तो वाइब्रेशन आपकी लाइफ में चल रहा है। तो हमको सब देखना पड़ता है, जैसे डिपेंडिंग, क्योंकि कभी कभी तो वो नहीं बताते हमको। अगर हमको नहीं बताएंगे तो नहीं पता चलेगा कि उनको कौन कैसे नाम से बुला रहा है, क्योंकि जैसे कि हमारी लाइफ में हमारे फ्रेंड्स हमें अलग नाम से बुलाते हैं, घर वाले अलग पेट नेम से बुलाते हैं, प्रोफेशनली हमारा असली नाम लिया जाता है। तो नंबर्स की एनर्जी सब जगह पे इम्पैक्ट करती है। तो अगर जो पेट नेम है वो भी रेगुलर तरीके से आपके घर वाले या आपके दोस्त, जो भी आपके क्लोज लोग हैं, वो बोल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे,
तो वो भी उसको बैलेंस करना भी करना आवश्यक है। करना जरूरी करेक्ट। हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी एनर्जीज जिस तो करेक्ट। सब जिनको जगह नाम से से आती फायदा ही नहीं हैं। हो रहा है तो बदलने में ही अक्लमंदी है। हाँ, जिस नाम से फायदा हो रहा है उसी को यूज करने में समझदारी है। तो अगर आप करेक्ट। अगर आप करेक्ट। मेरे ही नाम को देखेंगे तो मेरे ही नाम का एनर्जीज बैलेंस किया हुआ है, क्योंकि जी। पहले जो नाम था जो ओरिजिनली, उसका स्पेलिंग MILAN था, और अभी NNH कर दिया गया है। उसकी एनर्जीज चेंज कर दी गई है ताकि मेरे लाइफ में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आए। और बैलेंस करने के बाद से लेके आज तक तो न्यूमरोलॉजी में ग्रोथ हो ही रही है। पैसे पैसे की बात ना करते हुए नॉलेज की बात करें तो नॉलेज के नाम पे तो ग्रोथ हो ही रही है। हम रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। हम जब बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं तो भी नया चीज सीख रहे हैं। हम जब बैठ के हम लोग जब ट्रेनिंग में थे, डिस्कशंस कर रहे थे, तभी भी कुछ नया सीख रहे हैं। तो फायदा तो होता ही है। मेरा करेक्ट। अभी मैं कितना भी बोल्ड होके बात कर लूं, हम्म। मेरे से रील्स वगैरह नहीं बनते थे। मतलब हम्म। चार लोग इकट्ठा हो जाए ना तो कॉन्शियसनेस आ जाता था, तो मैं रोबोट्स हम्म। की तरह बोलने लगती थी। ये जो एक की वाइब्रेशन बढ़ी है, इससे एक नंबर की वाइब्रेशन बढ़ी है, और एक नंबर कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जी। जितनी बार आपके नाम में रिपीटेटिव आता है और आपका अगर बिजनेस या जॉब कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो हम्म। वो बहुत हेल्प करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना जब नाम चेंज किया था, तो 100% मुझे इसका बेनिफिट दिखा। और न्यूमरोलॉजी सीखते वक्त करते वक्त इतने एक्सपीरियंस हम लोग को आ चुके हैं, इतनी बार हमने ये चीजें करी है, लोगों से पॉजिटिव फीडबैक भी आया है कि आप लोग की वजह से यस लाइफ में चेंजेस हुए हैं। तो नेम बैलेंसिंग तो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आपने जो इंफॉर्मेशन दी है इसके बारे में वो बहुत जरूरी थी लोगों को जानना एक्चुअली। कि लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ एक स्पेलिंग आगे पीछे लगाने से फर्क पड़ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। मतलब जैसे मैं लोगों को बताना चाहूंगा, जस्ट एक इंसाइट देना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि हम किस लेवल पे बैठ के इस पे फोकस करते हैं, इस पे काम करते हैं। कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कहीं किस दिन अगर आप बैठे हैं किसी का चार्ट बनाने में या किसी का नेम बैलेंस करने में, तो किसी दिन तो चुटकी बजाते ही चेंज मिल जाएगा। लेकिन किस दिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हफ्तों लग जाते हैं। नहीं, नेम बैलेंसिंग का सही एनर्जीज। समय है शुक्ल पक्ष में भी करना चाहिए। हम्म। बढ़ते चंद्रमा पे। जी। कृष्ण पक्ष में वो नहीं उस करना चाहिए इंसान तो। के लोशो ग्रिड के जो प्लेन्स आ रहे हैं वो भी इफेक्ट करेंगे। अगर वो भी कुंडली इफेक्ट बैठ करें। गई है उसका बिगाड़ने के लिए काम, और हम सुधारने के लिए करेक्ट। बैठे हैं, तो थोड़ी तकलीफ तो होगी उस टाइम पे वो करेक्ट। सुधारने के तो लिए। वही करेक्ट। वही मतलब मेरा बोलने का वही तरीका था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे नेम स्पेलिंग में सिर्फ एक ए ही ऐड हो गया तो क्या ही बड़ा काम कर लिया। ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं बोलने के लिए कि अरे आपने तो सिर्फ एक ऐड ही किया है तो उससे क्या ही बदल जाएगा। मेरे अगर को एक सही से छोटी सी। हम अपने लिए भी कुछ प्रोटेक्शन ना इस्तेमाल करें तो हम्म। ये जानना भी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उनको लगता है ना कि ये तो नोबल कॉज है, इसके लिए फीस क्यों चार्ज कर रहे हो आप लोग। जी। तो जो ये एनर्जी एक्सचेंज होता है ना आपका कोई भी काम सही करने में, वो हम्म। नेगेटिव एनर्जी करने वाले को भी अफेक्ट करती है। उसके लिए ये बिल्कुल। एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है। हम जो रेमेडीज आपको दे रहे हैं उसका फायदा आपको हो, आपकी नेगेटिव एनर्जी उसको इम्पैक्ट ना करे, उसके लिए भी जो हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं उसका बहुत फायदा होता है। लोगों को ये चीजें समझना जरूरी है। इसीलिए कभी भी हम पंडित जी के पास भी पुराने जमाने में लोग जाते थे तो खाली हाथ नहीं आते थे, कुछ ना कुछ दे के आते थे उन्हें, ताकि हम्म। उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, जो रेमेडी दी है, जो उपाय दिया है, उनका फायदा हुआ। हाँ, उसका असर ही नहीं पड़ेगा अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा बता लो उसका असर नहीं पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो सामने वाला उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करेगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एनर्जी एक्सचेंज आवश्यक है। एक्चुअली कैसा होता है कि जितना मैंने मेरे एक्सपीरियंस से समझा है कि अगर आपका एनर्जी एक्सचेंज जो भी है नहीं हो रहा है बराबर से, तो दो तरीके का इम्पैक्ट होता है। एक तो सामने वाले को फायदा मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे कि हम एज न्यूरोलॉजिस्ट आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, तो ये एक तरह का हीलिंग ही है। कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम एग्जैक्टली। लेके आ रहा है हम उसको एक हीलिंग की तरह से ट्रीट करके उनका प्रॉब्लम्स को सुन के उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो अगर वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है तो कहीं कहीं पे अगर हम अपनी एनर्जीज को ना लॉक करें तो वो बैकफायर भी करता है हमारे ऊपर। यस। तो आज का सेशन काफी
ज्ञानवर्धक रहा। मैं हमारे सभी Interesting दर्शकों रहा। को बोलूंगा कि वी विल अगेन मीट नेक्स्ट वीक विद न्यू पॉडकास्ट, नई संभावनाओं के साथ, नए विषयों के साथ फिर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। मैं आशीष घाटे तीनों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much.